न्यूज, सच जरूरी है। यह है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। मैं हूं आपके साथ सोनल। तो आइए देखते हैं आज कुछ खास खबर। यह खबर मुंबई शहर से सामने आ रही है। मुझे न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है, समीर वानखेड़े। शाहरुख ने ज्ञानेश्वर सिंह और वानखेड़े दोनों के साथ चैट की है। आप वापस याचिका में उन्होंने कहा था कि अधिकारियों ने पैसे नहीं मांगे। चैट में शाहरुख वानखेड़े को ईमानदार अफसर बता रहे हैं। तो ज्ञानेश्वर के साथ चैट में आपत्तिजनक सामग्री है। ज्ञानेश्वर के सुझाव के मुताबिक कार्रवाई की गई है। नोट या अपराध की प्रारंभिक जानकारी गायब होने पर एनसीबी में वानखेड़े नहीं था। सीबीआई को जांच करनी होगी कि किसने और क्यों गायब किया। धारा 27 इतनी गंभीर नहीं है क्योंकि नांगरे पाटिल द्वारा गिरफ्तार किए गए बच्चे अच्छे से रह रहे हैं। हमारे पास आर्यन के खिलाफ कुछ भी नहीं है, लेकिन एनसीबी के नियम टूटे हैं, उन्हें रोकना चाहिए। वानखेड़े के घरों पर छापेमारी अवैध थी। इसकी शुरुआत अब हुई जब नवाब मालिक ने अपने दामाद को गिरफ्तार करने का आरोप लगाते हुए 25 करोड़ का आंकड़ा बताया। रिश्वत लेने वाला अपराधी होने के साथ साथ रिश्वत देने वाला भी होता है। शिकायत के मसौदे को बदलना या गायब करना नियमों का उल्लंघन है। ज्ञानेश्वर को जांच का सामना करना पड़ेगा। जांच 4 महीने में होने की उम्मीद है, लेकिन एफआईआर 2 साल बाद दर्ज की जाती है। न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है। मुझे केंद्र सरकार और सीबीआई पर पूरा भरोसा है, वे मुझे न्याय देंगे। अशा ज्या दंगली होतात, काँग्रेस पक्षाच्या कार्यकर्त्यांना नेत्यांना माहिती आहे, मग काँग्रेस पक्ष ऍक्शन काय घेत नाही, त्या लोकांवर कारवाई का करत नाही किंवा त्यांच्या विरोधात तक्रार का देत नाही? औरंगाबादमध्ये काँग्रेस पक्षाने तिथल्या पोलीस कमिशनरला स्वतःहून की या पद्धतीच्या घटनेची कुजबूज आम्हाला चाललेली आहे, पोलिसांनी या ठिकाणी सुरक्षा वाढवावी, लक्ष घालावं अशी भूमिका पोलिसांच्या समोर मांडलेली होती। अकोल्यामध्ये सुद्धा त्याच पद्धतीची भूमिका काँग्रेस पक्षाच्या वतीने मांडली गेलेली होती। आज आपण जे काही घटना पाहतोय, मी ज्याचा उल्लेख मगाशी केला की पोलिसांचीच भूमिका संशयास्पद आहे, कोणाच्या दबावाखाली पोलीस आहे। जसं खारघरच्या प्रकरणामध्ये त्या ठिकाणी जवळपास 18 लोकांचा मृत्यू झाला आहे, सरकारी आकडा आहे, त्याच्यापेक्षा जास्त मृत्यू झाला असेल असा अंदाज आहे, पण अजूनपर्यंत त्याच्यावरचा गुन्हा दाखल झाला नाही। आखरी पोलीस का कोणाला घाबरत आहे? एक घटना तुम्ही प्रश्न विचारला म्हणून तुम्हाला सांगतो की पुण्यामध्ये तिथल्या पालकमंत्री चंद्रकांत पाटलावर महापुरुषाचा अवमान केल्याच्या आधारावर एका तरुण पोरांनी त्यांच्या तोंडाला काळीक लावलं आणि त्याच्यानंतर पोलिसावर गुन्हे दाखल झाले। जे कॅमेरामॅन जे आपले पत्रकार होते त्यांच्यावर गुन्हे दाखल झालेत आणि ज्यांनी काळी फाटली त्याच्यावर 302 नॉन बेलेबल ऑफेन्स 307 असे आणि नॉन बेलेबल ऑफेन्स त्यांच्यावर दाखल झालेत। आणि मग हे प्रकरण माननीय हायकोर्ट मुंबईमध्ये आलं आणि हायकोर्टाने DCP रँकच्या अधिकाऱ्यावर हे चुकीचे गुन्हे दाखल तुम्ही केलेत, कोणाच्या दबावाखाली केलेत आणि त्यांच्यावर 10,000 रुपयाचा दंड करण्यात आला। ही पण घटना या महाराष्ट्रामध्ये हे सरकार आल्यानंतर घडत आहे। त्यामुळे पोलिसांवर दबाव निश्चितपणे आहे आणि म्हणून काँग्रेस पक्षाच्या वतीनं सांगून सुद्धा पोलीस त्यामध्ये ॲक्शनमध्ये येत नाही, म्हणून काही ना काही गडबड आहे, त्याचा शोध आम्ही घेऊ। नानाभाऊ, तुम्ही नागपूरचे आहात, गृहमंत्री नागपूरचे आहेत, तुम्ही गृहमंत्र्यांचं नाव घ्यायला घाबरत आहे का? दबाव कोणाचा आहे? मला घाबरायचं कुठलं कारण नाही आहे। आखरी जिथपर्यंत पुरावा हातात लागत नाही तिथपर्यंत कोणावर आरोप लावणं हे काही काँग्रेस पक्षाची भूमिका नाही। पोलिसांकडून येऊ द्या आम्हाला माहिती। आता आम्ही पोलीस महासंचालकाला तेच विचारत होतो की तुमच्यावर दबाव आहे का? मुद्दाम पुण्याच्या घटनेचं पालकमंत्र्याला काळी खोचल्यानंतर जी काही घटना घडलेली होती त्या घटनेची आठवण आम्ही करून दिली की त्यावेळेस हे पोलीस दबावात होतं आणि आखरी नुकसान कोणाचं झालं? त्या DCP रँकच्या अधिकाऱ्याचं नुकसान झालं। आता हेड स्पीचच्या मॅटरमध्ये सुद्धा आम्ही आता एक नोकरीमध्ये असलेला माणूस, IRS पदावर असलेला माणूस, त्याला संघ कार्यालयात काय काम होतं हा एक प्रश्न निर्माण होतोच। समीर वानखेडे RSSच्या मुख्यालयामध्ये जाऊन तिथल्या संघप्रमुखाला भेटतो, त्यांच्याशी चर्चा करतो, याच्यामध्ये गुपित आहे।
आणि त्याच्यानंतर ते बाहेर आल्यानंतर त्यांच्यावर CBIची चौकशी होणं कुठं ना कुठं दाल काली आहे, डाळच म्हणजे दाल में काला नाही, पूर्ण डाळच काळी आहे अशी परिस्थिती आहे. पण राज्याच्या उपमुख्यमंत्र्यांनी समीर वानखेडेची बाजू घ्यावी किंवा राज्याचे काही मंत्री ते त्यांची बाजू घेतात आहेत. आखरी काय कुठेतरी गडबड आहे. आणि जो प्रश्न आपण विचारला की असं समीर वानखेडेच्या हातात काहीतरी आहे की समीर वानखेडेंनी ओपन केलं तर यांचा भांडा फुटू शकतो आणि म्हणून समीर वानखेडेला त्या पद्धतीचं दोन्हीकडून ठोकण्याचं काही कार्यक्रम तर नाही सुरू झाला. आखरी वास्तविकता है जी CBI ने सामने आणली पाहिजे. आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। यह खबर कोल्हापुर से सामने आ रही है। कोल्हापुर पुलिस ने जगह जगह जाल बिछाकर एक अंतरराज्यीय गिरोह को गिरफ्तार किया है। कोल्हापुर जिले में जबरन वसूली करने वालों और चोरी करने वालों के एक अंतरराज्यीय गिरोह को जेल भेजा गया है। पुलिस ने कुल 5 आरोपियों को हिरासत में लिया है और उनसे 36 अपराधों का खुलासा हुआ है। 35,83,000 रुपए का माल जब्त किया गया है। कोल्हापुर जिले में विभिन्न स्थानों पर घर में चोरी और जबरन चोरी की घटनाओं में वृद्धि हुई है। कोल्हापुर पुलिस ने इसे गंभीरता से लेते हुए जगह जगह जाल बिछा है और अंतरराज्यीय गिरोह को पकड़ा है। जलगांव हुबली इलाके में रहने वाले इन चोरों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गिरोह के पास से 131 ग्राम वजन के सोने के आभूषण, एक चोरी की पल्सर मोटरसाइकिल, 24 जिंदा राउंड अवैध 9 mm पिस्टल और एक मैगजीन, एक क्रेटा कार, एक एक्सिस 2 पहिया वाहन जिसकी कुल कीमत 35,83,000 रुपए है जब्त की गई है। इस अपराध में गिरफ्तार 5 अपराधी सराय अपराधी है और इनके खिलाफ कुल 36 अपराध प्रकाश में आ चुके हैं। संभावना यह है कि पुलिस द्वारा गिरफ्तार 5 आरोपितों से और भी अपराधों का खुलासा होगा, इसलिए कोल्हापुर पुलिस आगे की जांच कर रही है। इश्यू केलेली आहे की जिल्ह्यामध्ये मोठ्या प्रमाणामध्ये शांतता राहावी या अनुषंगाने कोल्हापूर पोलीस दलाचा प्रयत्न हा सदैव राहिलेला आहे। त्याच्यामध्ये ज्या टोळ्या आहेत त्यांना पोलीस अधीक्षकांची जी पॉवर असते त्यामध्ये 55 बॉम्बे पोलीस महाराष्ट्र पोलीस कायद्याप्रमाणे आपण त्यांना हद्दपारीची कारवाई करतो। त्या तशा हद्दपारी या वर्षभरात केलेल्या आहेत। जवळजवळ 50च्या आसपास आपण आरोपी हद्दपार केलेले आहेत। यासोबतच वर्षामध्ये आपण मागच्या 6 महिन्यामध्ये डिटेन्शनची कारवाई करत आहोत। जे मुख्य झोपडपट्टी दादा म्हणतो आपण त्यांना गुंडगिरी करणारे असतील, लोकांवरती सामाजिक स्वास्थ्य बिघडवणारे असतील किंवा सामाजिक सुव्यवस्थेला बाधा आणणारे असे आरोपी आहेत, अशा आरोपींना आपण 1 वर्षासाठी स्थानबद्ध करत आहोत आणि ती प्रक्रिया मागच्या 5 महिन्यापासून सुरू झालेली आहे। मागच्या आठवड्यात आपण सर्वांनी कव्हर केलं होतं की संतोष बोडके याला आपण स्थानबद्ध केलेलं होतं। त्याचमध्ये काल पोलिसांनी पाठवलेल्या प्रस्तावावरती माननीय जिल्हाधिकारी यांनी त्याला परवानगी स्थानबद्धतेचे आदेश हे पारित केले होते। त्या अनुषंगाने अमोल भास्कर हा जो यापूर्वी मोक्यामध्ये वगैरे त्याला पोलिसांनी अटक केलेली होती, कारवाई झालेली होती आणि त्याच्यावरती यापूर्वीचे जे गुन्ह्यांची पार्श्वभूमी आणि सध्या काही त्याच्याकडनं घडलेले गुन्हे ज्याच्यामुळे त्या परिसरामध्ये नागरिकांमध्ये जे भयभीत वातावरण होतं ते पूर्णपणे मोडून काढण्याचा प्रयत्न कोल्हापूर पोलीस दलाने केलेला आहे आणि संबंधित जो व्यक्ती आहे स्थानबद्ध इसम आहे त्याला काल पोलिसांनी डिटेन करून आज सकाळी त्याला येरोडा जेल येथे जमा केलेला आहे। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। 2000 के नोट बंद होते ही बाजारों में हड़कंप, दुकानों और पेट्रोल पंप पर नोट खपाने के लिए उमड़ी भीड़। 2000 के नोट बैंकों को वापस किए जाने का सर्कुलर जारी होते ही शुक्रवार यानी 19 मई की शाम देश भर के बाजारों में अफरा तफरी का माहौल बन गया। इसका अधिकतर असर बड़े शहरों में देखने को मिला। आलम यह था कि हर दुकान पर 2000 के नोट खपाने के लिए लोगों की भीड़ लगनी शुरू हो गई। ये तादाद इतनी अधिक हो गई थी कि परेशान व्यापारियों ने 2000 का नोट लेने से इनकार कर दिया। वहीं कई बड़े कारोबारियों का करोड़ों का भुगतान रुक गया है। व्यापारियों का कहना है कि 2000 के नोट बंद होने के निर्णय के कारण एक बार फिर मंदी की मार झेलनी पड़ेगी। इससे बड़े कारोबारी अधिक प्रभावित होंगे। रिपोर्ट्स के अनुसार देश की राजधानी दिल्ली के तमाम बाजारों में रात 8 बजे लोगों की भीड़ देखने को मिली।
सीटीआई के चेयरमैन ब्रजेश गोयल ने जानकारी दी है कि 2000 रुपए के नोट वापसी की सूचना मिलते ही बाजारों में भीड़ बढ़ गई है, जिससे व्यापारियों में हड़कंप मच गया है। कई व्यापारी तो शाम को भुगतान करने के लिए 2000 के नोट लेकर पहुंचे, जिसे देख बड़े व्यापारियों ने माल का पेमेंट लेने से मना कर दिया। इस फैसले से व्यापारी बहुत परेशान है, सबको मंदी का डर सता रहा है। वहीं दिल्ली व्यापार महासंघ के प्रमुख देवराज बवेजा ने बताया कि कई व्यापारियों ने 2000 के नोट लेने से मना कर दिया है। इससे व्यापार पर बहुत प्रभाव पड़ेगा और इसकी चपेट में कारोबारी ही आएंगे। वही 2000 रुपए के नोट की वापसी वाले आरबीआई के ताजा सर्कुलर के आते ही बाजार में एक बार फिर से नोटबंदी की चर्चा गर्मा गई है। दिल्ली के पेट्रोल पंपों पर भी जो लोग अपनी गाड़ियों में ईंधन डलवाने आए, उनमें से कितने ही लोग 2000 रुपए के नोट से पेमेंट करने का प्रयास कर रहे थे। दिल्ली के पेट्रोल पंप वालों का कहना है कि दिल्ली के कई पेट्रोल पंपों पर 2000 रुपए के नोट लिए जा रहे हैं। किसी भी पेट्रोल पंप पर ग्राहकों से इन्हें लेने से मना किया जा रहा है। ऑल इंडिया पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के प्रमुख अजय बंसल का कहना है कि जैसे जैसे चर्चाओं का बाजार गर्म होता जा रहा है, वैसे वैसे पेट्रोल पंपों पर भी अब लोग पेट्रोल डीजल भरवाकर इसकी पेमेंट 2000 रुपए के नोट में करने का प्रयास कर रहे हैं। हम किसी को मना नहीं कर रहे हैं। ऐसे ही दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से आपको रूबरू कराएंगे। तब तक बने रहिए एमएनएस न्यूज के साथ। नमस्कार। ये है एमएनएस न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज।